नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 9 अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। ये हमारी वीडियो खबर के आधारित होगी। कौन कौन सी टॉप खबर रही हैं जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण। उसके बाद एमसीक्यू, वन लाइनर प्रश्न और जीके के प्रश्नों के बारे में बात करते हैं हम प्रतिदिन। तो हो जाएं तैयार। करंट अफेयर और जीके को नस्तनाबूत हम आपको बता देते हैं, इसमें एक ही कमी हो चुकी है। तो करंट अफेयर और जीके को नस्तनाबूत करने के लिए हो जाएं तैयार। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, स्किप ना करें। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है कामयाबी तक, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। आपको फ्री में हम पीडीएफ अवेलेबल कराते हैं। ये वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जहां पर करंट अफेयर पूछी जाती है, जैसे रेलवे, यूपी सुपर टेट, हरियाणा सीईटी आदि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। और ये वनडे एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है वीडियो। तो शुरू करते हैं। तो हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की है वारी, जीत उसी की हुई जिसका संघर्ष है जारी। तो अपने माता पिता की फिक्र को फक्र में बदलने के लिए पेन कॉपी साथ लेकर बैठे। तो आज का मोटिवेशन कोड क्या है? चाहे आप में कितनी भी योग्यता क्यों न हो, केवल एग्रता चित्त होकर ही आप महान कार्य कर सकते हैं। आप कितने ही योग्य क्यों न हो, यदि आपका मन एग्रता नहीं है तो आप किसी भी कार्य को नहीं कर सकते। और आप एग्र होकर कार्य करेंगे तो आप एक महान व्यक्ति बन सकते हैं। तो आप यदि कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, स्किप ना करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। तो रैंकिंग और रिपोर्ट से पहली खबर क्या रही है? फोर्ब्स वर्ल्ड की अरबपतियों की सूची 2022 में एलोन मस्क सबसे ऊपर रहे हैं और मुकेश अंबानी 10वें स्थान पर रहे हैं। तो यह फोर्ब्स की 36वीं रैंकिंग रही है, जिसमें पहली बार एलोन मस्क पहले स्थान पर आए हैं। तो अब 5 दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति पहले नंबर पर है एलोन मस्क, दूसरे नंबर पर जेफ बेजोस, तीसरे नंबर पर बर्नार्ड अर्नोल्ट और एंड फैमिली, चौथे नंबर पर बिल गेट्स है और 5वें नंबर पर वॉरेन बफेट है। भारत के 5 अमीर व्यक्ति पहले नंबर पर मुकेश अंबानी हैं, दूसरे पर गौतम अडानी एंड हिज फैमिली है, तीसरे नंबर पर शिव नडार हैं, चौथे नंबर पर क्राइस पूनावालिया हैं और 5वें नंबर पर राधा कृष्ण दमानी हैं। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मुकेश अंबानी पहले स्थान पर, वर्ल्ड पर एलोन मस्क रहे हैं। ये हमने अब अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन से क्या खबर बनी है? तो पहली खबर बनी है, आरबीआई ने 2 साल के लिए डीसीबी बैंक के एमडी सीईओ के रूप में मुरली नटराजन को फिर नियुक्त किया है। तो मुरली नटराजन डीसीबी बैंक कौन से बैंक हैं? डीसीबी बैंक, ये है डीसीबी बैंक के लिए नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं। कौन? मुरली नटराजन। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक ने डीसीबी बैंक के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में मुरली एम नटराजन को सीईओ बनाया है डीसीबी बैंक के लिए। नटराजन अप्रैल 2022 से बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में कार्यरत हैं। आरबीआई के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को और 1934वें अधिनियम से इसकी स्थापना हुई थी। 1934 के अधिनियम से हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और इससे पहले 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में बना और इससे पहले इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था। वर्तमान इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, और जो कौन से नंबर के हैं? तो यह 25वें नंबर के वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। अब डीसीबी बैंक यह 1930 में बना था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके सीईओ मुरली नटराजन नियुक्त हुए हैं। रिवीजन पॉइंट के बारे में बात करें तो गुलजार अहमद होंगे पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री। तो पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो गुलजार अहमद बने हैं। तो नए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री गुलजार अहमद बने हैं। अहमद ने 2019-22 तक पाकिस्तान के 27वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। तो 27 मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं और अब ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी बनने जा रहे हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी का नाम है पाकिस्तानी रुपए और इसका जो वर्तमान राष्ट्रपति है वो आरिफ अलवी हैं। रिवीजन पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं।
जेंग मिंग टेक ओवर द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ एससीओ। एससीओ के नए सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं? जेंग मिंग बने हैं। ओपेक अपॉइंट कुवैत हैथम अल गहन्स एंड सेक्रेटरी जनरल। ओपेक ने कुवैत को अपना सेक्रेटरी जनरल बनाया है। बिजनेस, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से क्या खबर बनी है? तो पहली खबर बनी है यूनियन बैंक ने सुपर ऐप यूनी एनएक्सटी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट SMBHAB लॉन्च किया है। तो आपको इम्पोर्टेंट सुपर ऐप यूनियन एनएक्सटी किसने लॉन्च किया है? तो यूनियन बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 6 अप्रैल 2022 को यूनियन एनएक्सटी नाम से एक सुपर ऐप लॉन्च किया है। यूनियन बैंक के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 11 नवंबर 1919 को हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके वर्तमान CEO हैं श्री राजकृष्ण राय जी। रिवीजन पॉइंट, अविट फिनवेस्ट हैज़ बीन साइंड द co-leading agreement with the Union Bank लीडिंग टू MSB कस्टमर उपभोक्ता को बढ़ावा देने के लिए अम्बित फिनटेस्ट ने यूनियन बैंक के साथ साझेदारी की है। दूसरी खबर क्या बनी है? IDFC MF खरीदेगा बंधन के नेतृत्व वाला समूह। 4,500 करोड़ रुपए का सौदा हुआ है। IDFC और MF बंधन के नेतृत्व वाले 4,500 रुपये का समझौता हुआ। अबाउट द बंधन बैंक के बारे में बात करें तो यह 17 नवंबर 2014 में इसका गठन हुआ। इसका हेडक्वार्टर पश्चिम बंगाल कलकत्ता में है। चेयरमैन इसके अनूप कुमार हैं और CEO इसके चंद्रशेखर घोष हैं। और राष्ट्रीय न्यूज़ क्या बनी है? राष्ट्रीय न्यूज़ से पहली न्यूज़ बनी है सेमीकॉन इंडिया के लिए सरकार ने बनाई सलाहकार समिति। तो सरकार ने किसके लिए सलाहकार समिति बनाई है? तो ये सेमीकॉन इंडिया के लिए सलाहकार समिति बनाई है। प्रमुख केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव इसके प्रमुख हैं। अबाउट द प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के बारे में बात करें तो सेमीकंडक्टर निर्माण, डिजाइन और नवाचार भारत के वैश्विक नेता बनने के लिए नरेंद्र सिंह मोदी की दृष्टि से अनुरूप देश के एक स्थायी अर्धचालक और प्रदर्शनकारी पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए दिसंबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को मंजूरी दी है। तो सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम किसने मंजूरी दी है? तो यह है सलाहकार समिति के द्वारा सरकार ने दी है। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ क्या बनी है? अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ से पहली खबर बनी है ऊर्जा क्षेत्र में बड़े बदलाव के साथ वैश्विक उत्सर्जन को 2030 तक आधा किया जा सकता है। वैश्विक उत्सर्जन को कितने वर्ष में आधा किया जा सकता है? तो 2030 तक आधा किया जा सकता है। अब जान लेते हैं IPCC के बारे में। इसकी स्थापना 1988 को हुई। हेडक्वार्टर इसका जनेवा स्विट्जरलैंड में है। चेयरमैन होसंग ली हैं। और दूसरी न्यूज़ क्या बनी है? मेडागास्कर आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन में प्रवेश करता है। मेडागास्कर आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के साथ क्या किया है? तो इसने गठबंधन किया है। अब मेडागास्कर के बारे में बात करें तो इसकी कैपिटल है अंतानारियो करेंसी है इसकी एरेबे और नीरीना इसके वर्तमान राष्ट्रपति हैं। बुक और ऑथर से पहली खबर क्या बनी है? मीना नेयर और हिम्मत सिंह शेखावत ने टाइगर ऑफ द्रास कैप्टन अनुज नेयर 23 कारगिल हीरो शीर्षक में एक पुस्तक लिखी है। तो टाइगर ऑफ श्राप किसने लिखी है? टाइगर ऑफ श्राप मीना नायर और हिम्मत सिंह के द्वारा लिखी गई है। अब मार्च महीने की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें। द क्वीन ऑफ इंडिया पॉप, यह द बुक वाज ऑर्गेनाइज्ड रिटन इन हिंदी टाइटल। उल्लास की नाव विकास कुमार झा के द्वारा लिखी गई है। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप। अगली खबर ब्लू बुक, यह अमिताभ कुमार के द्वारा लिखी गई है। ब्लू बुक। अंगली उरम्बन, यह मिस्टर M.K. स्टालिन के द्वारा लिखी गई है, तमिलनाडु के CM के द्वारा। दूसरी खबर हरीश मेहता द्वारा लिखित गई मोवरिक इफेक्ट मोरविक इफेक्ट किसके द्वारा लिखी गई है? तो हरीश मेहता के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है।
अब अगली खबर बनी है एग्रीमेंट पैक्ट और MOU के साथ। पहली खबर NTPC और GL ग्रीन हाइड्रोजन को पाइप प्राकृतिक गैस मिलाने से सहमति हुए हैं। तो हाइड्रोजन को पाइप प्राकृतिक गैस से मिलाने के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? तो NTPC और GGL के साथ समझौता हुआ है। अगली खबर अब NTPC के बारे में बात की। इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को ही। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली भारत में है और गुरदीप सिंह इसके चेयरमैन हैं। जियो BP और TVS मोटर EV समाधानों का सहयोग करेंगे। जियो BP और TVS आपस में दोनों ने क्या किया है? तीनों ने समझौता किया है। सार्वजनिक इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग बुनियादी को लेकर किया गया ये कदम उठाया गया है। अवार्ड और रिकॉग्नाइजेशन से क्या खबर से? सरस्वती सम्मान 2021। सरस्वती सम्मान 2021 के लिए रामदर्श मिश्रा को नामित किया है। तो सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2021 किसे मिलेगा? रामदर्श मिश्रा को मिलने वाला है। सरस्वती सम्मान के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1991 में हुई और यह KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और इसमें 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है और सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन को यह सम्मान दिया गया था। अब डिफेंस से पहली खबर बनी है नौवा भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास हिमाचल प्रदेश के बकलोह में तो भारत और किर्गिस्तान के मध्य बल अभ्यास कहाँ हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में संपन्न हुआ है और कौन से नंबर का है? 9वें नंबर का है। किर्गिस्तान के बारे में बात करें तो इसकी बिश्केक इसकी राजधानी है, करंस्की शॉम है और सैडरी जैफरोव इसके वर्तमान राष्ट्रपति हैं। रिवीजन पॉइंट के बारे में बात करें तो 9वां संस्करण हुआ है लिमेते का 9वां संस्करण भारतीय वायुसेना और सियाचिन डिफेंस फोर्स के मध्य हुआ है। अगला भारत और जापान के मध्य धर्म गार्डियन युद्धाभ्यास हुआ है बेंगलुरु कर्नाटक में। 9वां ही संस्करण सिलिनेक्स भारत और श्रीलंका के मध्य विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ है। अब दूसरी खबर क्या बनी है? HAL हाल और इजरायल एरोस्पेस ने सिविल एयरक्राफ्ट को मिड एयर रिफ्यूलर में बदलने के लिए हाथ मिलाया है। तो एयरक्राफ्ट को मिड एयर रिफ्यूलर में बदलने के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? तो हाल HAL और इजराइल के मध्य समझौता हुआ है। तो हाल की फुल फॉर्म होती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और मल्टी मिशन ट्रैक्टर ट्रांसपोर्ट विमान बदलने के लिए इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI के मध्य समझौता हुआ है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में बात करें तो यह 1940 में इसका गठन हुआ। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके चेयरमैन हैं R माधवन। इजराइल के बारे में इसकी राजधानी है जेरूसलम। इसकी करेंसी का नाम है शकेल और इसके इसाक हेरजोग इसके वर्तमान राष्ट्रपति हैं। अब त्योहार से क्या खबर बनी? झारखंड में मनाया गया सरहुल महोत्सव। सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये झारखंड में मनाया गया। सरहुल झारखंड राज्य में स्थापित सरना धर्म के हिस्सों के रूप में आदिवासी समुदाय द्वारा मनाए जाने वाले एक साल का त्यौहार है। यह बसंत की शुरुआत का उत्सव भी है। सरहुल शब्द का अर्थ होता है संबंध वृक्ष पूजा से है। झारखंड के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी रांची है। इसके वर्तमान CM हेमंत सोरेन हैं। गवर्नर इसके रमेश बैस हैं और राष्ट्रीय पार्क इसमें बेतला राष्ट्रीय पार्क भी है। स्टेट न्यूज़ क्या बनी है? पहली तमिलनाडु सरकार ने आपातकाल के दौरान जनता के लिए कावल उत्सवी ऐप लॉन्च किया। तो कावल उत्सवी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह तमिलनाडु के CM M.K. स्टालिन के द्वारा ऐप लॉन्च किया गया है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। CM M.K. स्टालिन हैं। गवर्नर RN रवि हैं और नेशनल पार्क इसमें गुंडी नेशनल पार्क है, गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क है, इंदिरा गांधी अन्नामलाई है, मुद्दामलाई है और मुकुर्थी नेशनल पार्क झारखंड में। इम्पोर्टेंट डे से क्या खबर बनी है? तो 1940 में नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय चिंतन दिवस कब मनाते हैं? तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है।
और इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2003 में की गई थी। दूसरा देश से न्यूज बनी है, विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट हो जाता है ट्रिपल स्टार वाला। इसकी थीम है, डेट नेम इसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इस थीम रही है अवर प्लेनेट अवर हेल्थ, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। कुछ महत्वपूर्ण रिवीजन डे, 16 मार्च को राष्ट्रीय वैक्सीनेशन दिवस मनाते हैं। 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाते हैं। 18 मार्च को ही वर्ल्ड स्लीप डे मनाते हैं। 18 मार्च को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे मनाते हैं। 19 मार्च को 83वां CRPF का राइजिंग डे मनाते हैं। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय डे ऑफ हैप्पीनेस मनाते हैं। 20 मार्च को UN फ्रेंच लैंग्वेज दिवस मनाते हैं। 20 मार्च को वर्ल्ड डे ऑफ थिएटर ऑफ चिल्ड्रंस एंड यंग्स पीपल। 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे मनाते हैं। लव स्पैरो इसकी थीम इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड फ्रॉग डे मनाते हैं 20 मार्च को ही। और 20 मार्च को ही वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाते हैं। एक्स्ट्रा हाईलाइट क्या बनी है, पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा शुरू किया गया वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट। वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। भारत सरकार ने पशुपालन और डेयरी विभाग ने वन हेल्थ सपोर्ट्स यूनिट के लिए माध्यम से वन हेल्थ फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए उत्तराखंड में एक पायलट प्रोजेक्ट किया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है, तो ये उत्तराखंड में शुरू किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। अब बात करें डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग एलिमेंट्री एंड डेयरिंग विभाग के बारे में बात करें तो सेक्रेटरी से अतुल चतुर्वेदी हैं। कमिश्नर इसके डॉक्टर परवीन मलिक हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। तो डेली करंट अफेयर में MCQ प्रश्न क्या बने हैं, तो निम्नलिखित में से किस देश में हुए 1994 के नरसंहार पर तुलसी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय चिंतन दिवस 7 अप्रैल को यूनेस्को द्वारा मनाया गया, तो ये रवांडा के अंदर मनाया गया है। दूसरा प्रश्न, टाइगर ऑफ द्रास कैपिटल अनुज नेयर 23 कारगिल हीरो नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो मीना नैयर के द्वारा लिखी गई है। तीसरा प्रश्न, निम्न में से किस राज्य ने स्थानीय सरना धर्म के हिस्से के रूप में आदिवासी समुदाय द्वारा सरुल नामक एक नए साल का त्यौहार मनाया जाता है, तो ये झारखंड के अंदर मनाया जाता है। तो कहाँ मनाया जाता है, ये झारखंड के अंदर मनाया जाता है। अगला प्रश्न, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में इंजीनियरिंग और तकनीकी के क्षेत्र में IIT कानपुर को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है, तो IIT कानपुर को इसमें 122वीं रैंक प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने संभाव नाम से अपना सुपर ऐप लॉन्च किया है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा संभाव ऐप लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, द मोवेरिक इफेक्ट नामक पुस्तक निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखी गई है, तो हरीश मेहता के द्वारा मोवेरिक इफेक्ट लिखी गई है। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने पशुपालन और डेयरी विभाग ने वन हेल्थ फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य ने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो ये उत्तराखंड राज्य ने शुरू किया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में कावल उत्सवी ऐप लॉन्च किया गया है, तो कावल उत्सवी ऐप तमिलनाडु के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी किए गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत का व्यापार असंतुलन 2021-22 में कितने प्रतिशत तक बढ़ गया है, तो उस पर 85.7% तक बढ़ गया है। अगला प्रश्न, अल्केडोर वुसिक निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं, तो सर्बिया के राष्ट्रपति बने हैं अलेक्जेंडर यूसिफ। वन लाइनर प्रश्न क्या रहे हैं, 7 अप्रैल 2022 को किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद से बेदखल करने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित हुआ है, तो रूस को बेदखल करने के लिए। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा मंदिर के अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया, तो इसे टेम्पल 360। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार ने पशुपालन और डेयरी विभाग में किस राज्य में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट उत्तराखंड में लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू की है, तो उद्यम क्रांति योजना मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से दिया गया, तो यह आरिफ जौहरी को दिया गया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। अब चर्चा में रहा है टॉपिक वन हेल्थ इंडिया कार्यक्रम। वन हेल्थ इंडिया कार्यक्रम उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया, उत्तराखंड के द्वारा डेयरी मंत्रालय और मत्स्य और पशुपालन विभाग के द्वारा शुरू किया गया है।
इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे रूस को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद से निलंबित कर दिया है। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से किसे निलंबित कर दिया है? तो इस रूस को निलंबित कर दिया है। पूरी जानकारी के लिए PDF देख सकते हैं आप। फिर चर्चा में प्रश्न क्या रहा है? ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल के बारे में बताइए। ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल हितधारकों को पंजीकरण और लाइसेंस के लिए एकल बिंदु सुविधा प्रदान करने हेतु लॉन्च किया गया है। तो ये हितधारकों और पंजीकरण लाइसेंस के लिए एकल सुविधा प्रदान करने के लिए ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल लॉन्च किया है। और यह पोर्टल न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन की दिशा के कार्य करेगा। अब स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में बात की। यह गुजरात नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इसका निर्माण 2013 से 18 के मध्य हुआ। यह सरदार वल्लभ भाई को समर्पित है। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है और दूसरी सबसे ऊंची है स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध की चीन में। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बात करते हैं। प्रथम गृह मंत्री रहे हैं। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाता है। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व 1928 में इन्होंने ही किया। स्वतंत्रता पश्चात भारत का एकीकरण इन्होंने किया और भारत रत्न 1991 में इन्हें दिया गया। और मूर्ति की विशेषता के बारे में बात करते हैं तो यह कांस्य लेपन से बनी हुई है। त्रिस्तरीय आधार है और लिफ्ट का इसमें प्रयोग किया जाता है। अब कर्क रेखा के बारे में बात कर लेते हैं। कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा गुजरात से गुजरती है। गुजरात के बाद थोड़ा सा राजस्थान से नंबर 2, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से बाद झारखंड, झारखंड से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा के बाद मिजोरम से गुजरती है कर्क रेखा। तो कितने हो गए? गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, पश्चिम बंगाल 5, झारखंड 6, त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8। ये कर्क रेखा गुजरती है। अब आपको बता देते हैं मकर रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो मकर रेखा के बारे में बात करें तो हमारी जो मकर रेखा है वह उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के बाद कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश के बाद कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश से भी जाता है। 2 हो गए। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ से जाता है। छत्तीसगढ़ के बाद ये जाता है आंध्र प्रदेश से। तो 5 से गुजरती है जिसे कहा जाता है मकर रेखा। तो कर्क रेखा आपको बता दी गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से कर्क रेखा गुजरती है। अब गंगा नदी के बारे में जान लेते हैं कुछ। गंगा नदी इस टाइप से देखो, ये गंगा नदी है। तो यह बंदरपूंछ यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है। यहाँ से उत्तराखंड के बंदरपूंछ से निकलती है। इसकी लंबाई जो लगभग लंबाई होती है वह 1376 किलोमीटर की लंबाई है गंगा नदी की। और इसकी सहायक यमुना नदी गलती हो गई। तो यमुना नदी के बारे में जान लेते हैं। तो यह बंदरपूंछ यमुनोत्री से निकलती है। इसकी लंबाई 1376 है और इसकी सहायक नदी गंगा नदी है। और वैसे यह उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली और प्रयागराज में बहती है। महत्वपूर्ण बांध इस पर बने हुए हैं यमुना नदी पर। लखवाड़ ब्यासी बांध बना हुआ उत्तराखंड में, ताजेवाला बैराज बांध हरियाणा। और महत्वपूर्ण सहायक नदी इसकी चंबल नदी है, सिंध नदी है और बेतवा और केन नदी है। हाल ही में हरियाणा विधानसभा द्वारा सतलुज यमुना लिंक नहर को पूर्ण करने की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। अब वैज्ञानिक और उनके आविष्कार। तो वर्ष 1892 में इवन नोस्की के द्वारा तंबाकू में मोजेक का कारण विषाणु को बताया। 1898 में उन्होंने विजरिंग ने पादप रस को जीवित तरल संक्रमण कहा गया है। 1892 से 1906 के मध्य गोर्नरी पास्चर के द्वारा स्मॉल पॉक्स विषाणु की खोज की गई। 1901 में रीड के द्वारा पित्त ज्वर विषाणु की खोज की गई। 1908 में पापर द्वारा पोलियो वायरस की खोज की गई। 1906 में साविन द्वारा पोलियो को टीका खोजा गया। 1915 में ट्वार्ट और डी हेरेली के द्वारा बैक्टीरियो फेज खोजा गया। 1933 में स्मिथ द्वारा इन्फ्लुएंजा विषाणु की खोज की गई। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, कूऐप पर, मौज पर। हमारा चैनल का नाम है कामयाबी तक और हमारा टेलीग्राम नंबर है 9802772612। इस पर हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है।
यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसका लोगो है ये इस टाइप का लोगो आपको दिखाई देगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप इसे शेयर लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी बता दें। कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर कर दें। थैंक यू।